सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं और आज दोस्तों मैं आप सभी के लिए 30 से प्लस क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं और जिसमें हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज थोड़ा सा जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है 5-7 क्वेश्चन वो भी शामिल किए गए हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है? विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? तो इसका राइट आंसर जो होगा, हम सभी लोगों को पता है कि जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो भी एशिया है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन जो है वो भी एशिया की सबसे ज़्यादा है। और अगर हम जनसंख्या मतलब इसका नंबर में बात करें तो 4.75 बिलियन पॉपुलेशन है 2022 के आंकड़ों के अनुसार, जो कि विश्व की लगभग 60% है। और अगर हम एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो अगर उसका हम क्षेत्रफल के आधार पर उसका अगर प्रतिशत की बात करें तो वो लगभग 29.4% है टोटल इसका। और साथ साथ में हम कॉन्टिनेंट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि कितने कॉन्टिनेंट है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो 7 हैं। आप लोग मैप ज़रूर देखिएगा, मैं आप लोगों को रोज़ सजेस्ट करता हूं। तो आपने मैप रोज़ देखना है और उसके ऊपर देखना है कि एशिया महाद्वीप कहाँ पर है, यूरोप कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका कहाँ पर है, अफ्रीका कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है और अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ पर है। तो जो सबसे पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। उसके बाद जो सेकंड आता है वो अफ्रीका महाद्वीप है। थर्ड नंबर पर उत्तरी अमेरिका आता है और उसके बाद फोर्थ नंबर पर दक्षिण अमेरिका और उसके बाद आ गया फिफ्थ नंबर पर हमारा अंटार्कटिका और उसके बाद 6 नंबर पर यूरोप और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ये हमने जो क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से डिस्कस किया और जो भी इसके और भी क्वेश्चन बन सकते थे उनको भी हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ की छाल से कुनैन निष्कर्षित की जाती है? कुनैन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बार्क ऑफ विच ट्री? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना। अब ये साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का नहीं बोल सकते हम, एनवायरमेंट साइंस का क्वेश्चन है। बट इसको हम उतना ज़्यादा मैं डिस्कस, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं उन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादा आपको डीप से बताने की कोशिश करूँ जिसमें मेरा खुद का नॉलेज है। मैं ऐसे ही आपको अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा नाम से जाना जाता है? विच कंट्री इज नोन एज द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड? तो ये मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोगों को भी पता होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्यूबा। और इसी के साथ हम भारत की बात कर लेते हैं। जो भारत है तो भारत का जो शुगर बॉल है वो कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है उसका गन्ने उत्पादन में लगभग 38.61% का जो है एक कंट्रीब्यूशन है और जो पूरे भारत में सभी स्टेटों में सबसे ज़्यादा है। और जो ये क्यूबा है, ये क्यूबा आप लोग मैप पर ज़रूर देखिएगा, ये वाला क्यूबा। ये क्यूबा कैरिबियन जो सागर है उसमें एक द्वीपीय देश है। तो इसको आप जरूर देखिएगा। दक्षिण जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है उसके बीच में कैरिबियन सागर पड़ता है, तो उसके बीच में इसकी लोकेशन होगी। और लोकेशन देखने से क्या होता है कि हम और भी क्वेश्चन और भी लोकेशन होती है उनको देख लेते हैं और कई बार जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है। इन मानसून रीजन द मैक्सिमम रेन्स एक्वर इन? तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु में। अब थोड़ा सा मानसून के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत देश के लिए मानसून एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। क्योंकि जो हमारी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का लगभग 60-70% मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। और हर साल मानसून जो है वो अपना अलग अलग लेवल से आता है। कई बार मानसून वीक हो जाता है, उसके पीछे कुछ और रीज़न है, वो डीप टॉपिक हैं, जैसे अल नीनो हो गया, ला नीनो हो गया। तो वो अलग कंसेप्ट है, उसको हम बाद में कभी स्पेसिफिक एक टॉपिक लेकर पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि जो मानसून है वो लगभग इसकी समय अवधि जो मानी जाती है 1 जून से लेकर 15 सितंबर के बीच में मानी जाती है। 1 जून से लेकर लगभग 10 जून तक भारत में ये प्रवेश करता है और भारत का जो केरल राज्य है वहाँ पर ये प्रवेश करता है। और जो मानसून है उसको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोलते हैं, क्योंकि वो दक्षिण पश्चिम से एंटर करता है इंडिया में।
और इस बार जो है वो 8 जून को लगभग 7 दिन की देरी से भारत में जो मानसून है वो प्रवेश किया हुआ है। और हम सभी लोग देख पा रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मतलब ऊपरी जो हमारे जैसे हिमाचल प्रदेश का हमारा जितना भी क्षेत्र है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को आ रहा है। तो इस तरीके से ये लगभग 10 सितंबर तक चलता है। उसके बाद ये मानसून वापस लौट जाता है और उसके बाद हमारा जो उत्तरी पूर्वी मानसून है वो जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये हमने अच्छे तरीके से आंसर देखा और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एट द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया द रेज ऑफ द सन आर ऑलवेज। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें हमेशा सीधी होती है, तो ये होती हैं तिरछी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिमालय की रानी है, द क्वीन ऑफ हिमालय इज। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कंचनजंगा। और अगर हम कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा हमारा जो भारत देश है उसके सिक्किम राज्य में है। सिक्किम को आप ज़रूर से मैप पर देखिएगा कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है और ये कितना सा छोटा सा राज्य है। और जो कंचनजंगा है वो जो सिक्किम और नेपाल है उसकी बाउंड्री पर स्थित है। और इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट है इसकी 8586 मीटर। और जो K2 है, K2 जो जम्मू कश्मीर में है, बट अभी जो POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान ने जो हमारा भारत देश है वहाँ से उन्होंने उसको ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो K2 8611 मीटर है। और अगर हम सबसे वर्ल्ड हाईएस्ट जो पीक है, चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट और उसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? अब इसमें से आप सभी लोगों को तभी पता लगेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रटने के ऊपर फोकस ना करें बल्कि आप कॉन्सेप्ट को समझें और अपना एटलस जो है उसको सामने रखें। और जिस भी किताब से आप पढ़ रहे हैं तो डीप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी जो अरब सागर है वहाँ पर गिरती है, और जो हिमालय की नदियाँ हैं उनका उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ पर जाती है। तो इसका मैं राइट आंसर आपको बताता हूँ। जो अरब सागर में गिरती है ये होगी नर्मदा। और जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। और इसका अगर हम फ्लो जो है वो कौन सी स्टेट में जाता है तो ये मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र और गुजरात में, और गुजरात के बाद सीधा ये अरब सागर में अपना जो जल है उसको गिराता है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें महानदी, तो जो महानदी नदी है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के बाद ये फिर MP और उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में। तो ये दोनों नदियाँ डिफरेंट है, ये अपने अलग डायरेक्शन में जाती है और अलग जगह पर अपना पानी गिराती है। और अगर हम कृष्णा नदी की बात करें तो जो कृष्णा नदी है ये महाबलेश्वर चोटी है महाराष्ट्र में, ठीक है। वहाँ से इसका उद्गम होता है पश्चिमी घाट से, ठीक है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 1400 किलोमीटर है। और इसका जो फ्लो है वो कहाँ कहाँ पर है तो ये कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, और महाराष्ट्र हो गया यहाँ पर। और उसके बाद ये फिर अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और अगर हम कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कर्नाटका में, ठीक है। और उसके बाद ये तमिलनाडु और कर्नाटक में ये अपना जो फ्लो है नदी का जो पानी है। और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है उसमें भी ये जाती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। तो ये हमने अच्छे तरीके से क्वेश्चन देखे और आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है विच सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल, ठीक है। तो इसमें सबसे मोस्ट फर्टाइल जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टी होती है जैसे हमारे जो पर्वतीय इलाकों से जैसे जो नदियाँ आती है, ठीक है, जिनका मेन सोर्स होता है हमारे हिमनद, ठीक है, जो हमारे हिमनद होते हैं तो वहाँ से जो पानी आता है फ्लो में और वो अपने साथ जो है वो फर्टाइल सॉइल जो है उसको साथ में बहा कर लाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने देखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में हीरा खदानें कहाँ स्थित है? तो डायमंड माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। तो द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया इज। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कर्नाटका, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। ये पॉलिटिकल के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, पहले हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख रहे थे, अब ये पॉलिटिकल के क्वेश्चन हैं, तो इसको हम देखते हैं। विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान जो है वो उसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो संघीय सरकार है भारत में, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है और सरकार का संसदीय स्वरूप भी है। बट जो ये ऑप्शन नंबर बी है, सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप, तो ये नहीं है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा विषय संबंधित है। द आइटम एजुकेशन बिलोंग टू दी। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, तो उसमें 3 विषय आते हैं हमारे। संघ सूची, जैसे यहाँ बताया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और जो ये संघ सूची है इसमें लगभग 100 विषय हैं। और अगर हम राज्य सूची के बारे में अगर बात करें तो इसमें 61 विषय हैं और मूलतः इसमें 66 विषय हैं। और जो समवर्ती सूची है उसमें 52 विषय हैं और मूलतः 47 विषय हैं। ठीक है, जो संघ सूची होती है इसके ऊपर जो हमारी संसद होती है वो कानून बनाती है, और जो राज्य सूची होती है उसके ऊपर जो राज्य सरकारें होती है वो अपने तरीके से इसके ऊपर कोई भी कानून बनाने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। और जो समवर्ती सूची होती है, समवर्ती सूची में राज्य सूची जो राज्य और जो केंद्र है वो मिलकर कानून बना सकते हैं। बट अगर कहीं पर इनके बीच में किसी कानून को लेकर अगर मतभेद होता है तो जो सेंटर का कानून होगा वो ज़्यादा प्रभावी रहेगा। और जो अवशिष्ट विषय होते हैं जो किसी में भी शामिल नहीं होते हैं, तो वो किस में शामिल होते हैं, वो जो सेंटर होता है वो इसके ऊपर कानून बना सकता है। और जो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा किसका विषय है, तो ये समवर्ती सूची का है। बट जो ये विषय था ये पहले राज्य सूची में था, बट उसके बाद 1976 में एक संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था और शिक्षा भी उनमें से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है। अब Who admits a new state of the Union of India। अब कोई भी, जब हम जो भारत देश है उसमें अगर कोई भी राज्य बनेगा तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन स्वीकृति प्रदान करता है, राष्ट्रपति करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है या प्रधानमंत्री करता है। बट इसका राइट आंसर जो है वो है संसद ही ये स्वीकृति प्रदान करता है कि हमें एक नया राज्य बनाना है। जैसे 2014 में तेलंगाना राज्य बना तो उसकी स्वीकृति जो थी वो संसद से दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 42वां संविधान संशोधन। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। और जो ये मौलिक कर्तव्य थे, ये भारतीय संविधान जब बना था तो उस टाइम इसमें जो मौलिक कर्तव्य थे वो नहीं जोड़े गए थे। बाद में ये संविधान संशोधन हुआ और इस संविधान संशोधन को करने के लिए जो सिफारिशें थी मौलिक कर्तव्य को शामिल करने के लिए संविधान में, तो वो था सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। और उन्होंने इसके ऊपर अपने जो है वो विचार दिए थे और उनको फिर फॉलो करते हुए इस मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं। अब हमारी जो भारतीय संविधान प्रणाली है उसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं और उसमें जैसे राष्ट्रपति का एक पद होता है, पर यह है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देता है तो वो किसको इस्तीफा देगा। तो इसका राइट आंसर जो होता है वो होगा उपराष्ट्रपति को। और जो ये उपराष्ट्रपति को अपना जो पद त्याग पत्र देता है तो वो आर्टिकल अनुच्छेद जो हमारा 56(1)A है उसके तहत देता है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 जो है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति कौन होता है। जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है तो उसमें नेचुरल सी बात है कि जो सरकार होती है उसका मेन जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा भारत के
उपराष्ट्रपति। इसके बारे में पिछली जो हमारी वीडियो है वो उसमें मैंने डिस्कस किया है, और अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संसद है तो इंडियन पार्लियामेंट इज, तो आप सभी लोगों को पता है कि भारतीय संसद प्रणाली जो है वो द्विसदनीय है, जिसमें हमारा एक लोकसभा आता है और एक दूसरा हमारा राज्यसभा आता है। तो द्विसदनीय व्यवस्था है भारतीय संसद की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, किसके द्वारा होती है? तो ये राज्यपाल नियुक्त करता है किसको? मुख्यमंत्री को। और 164 जो हमारा आर्टिकल है उसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किन दो राज्यों का एक उभय उच्च न्यायालय है? अब उभय, कई बार लैंग्वेज भी ऐसी टफ होती है जिसमें हम थोड़ा सा ऊपर इंग्लिश में जो होता है उसमें कई बार हम समझ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश का हम सहारा ले सकते हैं, तो हमें कई बार अगर समझ नहीं आता है उभय जैसे दिया है तो इसका क्या मतलब होगा, बट यहाँ पर इजीली हम देख सकते हैं कि विच टू स्टेट्स हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। अब कॉमन हाई कोर्ट हो गया तो उभय का मतलब सिंपल सा हो गया कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके एक ही क्या है, उच्च न्यायालय है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हरियाणा और पंजाब। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कितनी बार राष्ट्रपति ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? इन इंडिया हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी तक भारतीय संविधान में कभी भी कोई भी फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है वो नहीं लगी है। बट अगर हम इमरजेंसी की बात करें, भारतीय संविधान में इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है, और आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360 है। जो 360 जो है वो आर्थिक आपातकाल के बारे में बताता है। और अगर हम बात करें कि कितनी बार इमरजेंसी लगी है, तो पहली बार जो इमरजेंसी लगी थी वो 1962 में लगी थी, जब भारत पर चाइना ने क्या किया था, आक्रमण किया था। और दूसरी बार जो इमरजेंसी लगी थी वो लगी थी 1971 में, जब भारत के ऊपर भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। और तीसरी इमरजेंसी लगी थी 1975 में, जो कि आंतरिक अशांति को लेकर हुई थी, और उसके ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है कि भाई वो जानबूझ के लगाई गई थी या कुछ भी है। बट हमें क्वेश्चन से मतलब है और हमने वो डिस्कस कर लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा हु वॉज इन फेवर ऑफ अ डेमोक्रेसी विदाउट पार्टीज। तो JP नारायण जो थे वो बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेशीकरण कहलाता है। डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड। तो ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है और इसको हम बोलते हैं निजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कराधान एक साधन है। टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति का। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीली क्रांति संबंधित है। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। देखिए भारत देश में कई बार हमें बहुत सारी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिसमें आप सबसे पहले हरित क्रांति पढ़ते हैं। जब हमारे पास अनाज भी नहीं था तो हमने जो हरित क्रांति थी वो की, और उसके बाद अब आज तो हम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों चीज़ें करते हैं। बट हमने और भी क्षेत्रों में कई बार हमने क्या किया है, जो रेवोल्यूशन लाया है, और जो नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से याद कर सकते हो और सीक्वेंस में इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आंतरिक व्यापार संबंधित है। इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा शेयर बाजार, शेयर मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है। ग्लोबलाइजेशन इज मीन्स। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा घरेलू अर्थतंत्र का विश्व अर्थतंत्र से समेकन, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ये ग्लोबलाइजेशन अभी जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं ग्लोबलाइज हो रही हैं, चाहे वो हमारा देश की जो हमारी विदेश नीति होगी वो हो गई, या जो हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, या जितनी भी हमारे कल्चरल होगी, या जो हमारी इकोनॉमिकली होगी, या जो हम मतलब अभी जितने भी हमारे टूल्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो ग्लोबलाइज या मतलब हम और देशों पर डिपेंड हो रहे हैं, या वो देश हमारे ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। तो जितनी भी सारी व्यवस्था है वो मिलजुल कर काम कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी इज एन
भारतीय अर्थतंत्र है एक। तो हम सभी लोगों को पता है, आसान सा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मिश्रित अर्थतंत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम इज दी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये आज हमने लगभग 30 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं और आई होप कि अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छा कंटेंट दूँ और आई होप कि वीडियो आपको पसंद भी आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।